सोचिए, अगर एक 90 मिनट का फुटबॉल मैच देखने के लिए किसी को लगभग 27 लाख रुपए, अरे बाप रे, 27 लाख। हाँ, यानी करीब $33,000 खर्च करने पड़े। ये कोई साईफाई मूवी का प्लॉट या किसी बिलियनियर के प्राइवेट इवेंट का पास नहीं है। राइट राइट। ये 2026 फीफा वर्ल्ड कप की हकीकत है। एक ऐसा टूर्नामेंट जो इतना विशाल हो चुका है कि इसे संभालने के लिए 3 देशों की जरूरत पड़ रही है। कुल 104 मैचेस खेले जाने हैं और यहाँ तक कि फुटबॉल के अंदर माइक्रोचिप्स लगाए जा रहे हैं ताकि इस पूरे केओस को कंट्रोल किया जा सके। ये आंकड़े सच में दिमाग को चकराने वाले हैं, क्योंकि जब हम 2026 वर्ल्ड कप की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक खेल आयोजन की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम एक ग्लोबल फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल मशीन की बात कर रहे हैं जो हर पैमाने पर अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव का मुद्दा यही है। हमारे पास इस चर्चा के लिए जो स्रोत है वो एक बहुत ही विस्तृत इन्फोग्राफिक है जिसका नाम है द ग्रैंड एक्सपेंशन फीफा वर्ल्ड कप 2026। हाँ, बहुत डिटेल्ड सोर्स है ये। सही कहा। आज इस डीप डाइव का हमारा मुख्य उद्देश्य इस ऐतिहासिक खेल आयोजन के विशाल पैमाने, इसकी भारी कीमतों और इसके इर्द गिर्द घूमती जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से अनपैक करना है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि 2026 का वर्ल्ड कप किसी भी आम टूर्नामेंट जैसा तो बिल्कुल नहीं है। जब हम इस इन्फोग्राफिक के डेटा को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि इसको ग्रैंड एक्सपेंशन बुलाया जा रहा है और ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता है। बिल्कुल करता है। पहली बार इसकी मेजबानी 3 देश मिलकर कर रहे हैं, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। स्रोत कहता है कि कुल 16 होस्ट सिटीज चुनी गई हैं। 16 सिटीज, वाओ। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है। ये 32 से बढ़ाकर सीधे 48 कर दी गई है, जिन्हें 12 ग्रुप्स में बांटा गया है। रुकिए, 32 से 48 टीम्स सुनने में शायद सिर्फ 16 टीमों का इजाफा लगता है, पर मैथमेटिकली इसका असर कितना बड़ा होने वाला है? बहुत बड़ा असर है इसका। स्रोत के अनुसार ही देखें तो इसका नतीजा ये है कि कुल 104 मैचेस होंगे 72 ग्रुप स्टेज में और बाकी 32 नॉकआउट राउंड्स में। मैं तो ये सोच रही थी कि इस तरह के मैसिव स्केल को फिजिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर पैमाने को समझ लेते हैं पर उसके मैकेनिज्म को नहीं। वही तो। 32 से 48 टीमों का मतलब सिर्फ कुछ मैचेस बढ़ना नहीं है। इसका मतलब है उन 16 नई टीमों के साथ आने वाले हजारों खिलाड़ी, उनका सपोर्ट स्टाफ, उनके फैंस, मीडिया पर्सनल। मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग भी तो है। आपको एक ही दिन में कई अलग अलग टाइम जोन्स और अलग अलग देशों में मैचेस करवाने हैं। तो इस विशालता को अगर एक एनालॉजी से समझें तो ये ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने शहर में एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित कर लिया हो। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक छोटे शहर के बराबर की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और ब्रॉडकास्ट ट्रक्स शामिल है, हर रात डिसमेंटल करके बॉर्डर क्रॉस करवा के दूसरे देश के नए शहर में अगले दिन फिर से सेटअप करने जैसा है। एकदम पॉइंट पर। और ये सब 3 अलग अलग लीगल जुरिस्डिक्शंस में हो रहा है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का एयर स्पेस और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है, हाँ, वो मेक्सिको के ट्रांसपोर्ट लॉस से बिल्कुल अलग है। हाँ, और कनाडा के कस्टम रूल्स इन दोनों से अलग है। एग्जैक्टली। इस लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर को फ्लॉलेसली रन करना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। पर लॉजिस्टिक्स अपनी जगह। जो चीज़ मुझे इस इन्फोग्राफिक में सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और फैसिनेटिंग लगी वो है इस टूर्नामेंट की नई बॉल। ओह हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है। इसे स्पेनिश में 3 वेव्स का नाम दिया गया है। डिजाइन के हिसाब से इस पर कनाडा का मेपल लीफ, मेक्सिको का ईगल और यूएस का स्टार बना है, जो कि काफी अच्छा टच है। पर स्रोत ने एक बड़ा रेवलेशन किया है। इस बॉल के अंदर VAR यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी के लिए डेटा सेंसर्स लगे हुए हैं। अब ये डेटा सेंसर्स आखिर काम कैसे करते हैं? यहाँ टेक का मैकेनिज्म सच में दिलचस्प है। इस बॉल के ठीक सेंटर में एक इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट या IMEA सेंसर सस्पेंडेड होता है। अच्छा, सेंटर में? हाँ, ये सेंसर लगातार 1 सेकंड में सैकड़ों बार बॉल की स्पीड, डायरेक्शन और इम्पैक्ट का डेटा डायरेक्ट वीडियो ऑपरेशन रूम में भेजता है। 1 सेकंड में सैकड़ों बार? वाओ। बिल्कुल। उस डेटा को फिर स्टेडियम के चारों तरफ लगे ट्रैकिंग कैमरास के फुटेज के साथ सिंक किया जाता है। इससे होता यह है कि पिच का एक रियल टाइम 3D मैप बन जाता है। लेकिन इस लेवल के डेटा की जरूरत क्या है? मतलब क्या हमारे ह्यूमन रेफरीज काबिल नहीं है?
बात रेफरीज के काबिल होने की नहीं है, बात ह्यूमन आई की फिजिकल लिमिटेशंस की है। कैसी लिमिटेशंस? देखिए, ऑफ साइड के कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जहां खिलाड़ी सिर्फ चंद मिलीमीटर आगे होता है। इन सेंसर्स का कॉम्बिनेशन और जो 3D मैपिंग होती है वो ऐसी त्रुटियां एक्यूरेसी देता है जो इंसानी आंख के लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है। अच्छा। इस तकनीक का मेन मकसद खेल से ह्यूमन एरर को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है। देखिए, मैं किसी नई तकनीक के खिलाफ नहीं हूं, पर मुझे थोड़ा पुशबैक देने दीजिए यहाँ। हाँ, बताइए। जब बॉल के अंदर एक सेंसर लगा है जो मिली सेकेंड्स में ऑफसाइड चेक कर रहा है, तो क्या उससे गेम की फ्लोइड पेस खराब नहीं होती? मतलब गोल होता है, लोग जश्न मनाते हैं, और फिर अचानक सबको 3 मिनट तक एक कंप्यूटर द्वारा बनाई गई 3D लाइन का इंतजार करना पड़ता है। टेक चाहे जितनी भी फ्लॉलेस हो, ये खेल का फ्लो जरूर तोड़ती है। ये एक बहुत वैलिड चिंता है और ट्रेडिशनल फैंस इस बात पर लगातार बहस भी करते हैं। डेटा ड्रिवन होना गेम को एक्यूरेसी तो देता है, पर उसकी स्पॉन्टेनिटी थोड़ी कम जरूर हो जाती है। सही कहा। और इस नई तकनीक इन मैसिव स्टेडियम्स और इस पूरे ग्रैंड एक्सपेंशन की एक बहुत भारी कीमत भी है, और यहां से मुद्दा सच में गर्मा जाता है। जी, फिनेंस वाला हिस्सा। जब मैंने इन्फोग्राफिक के फाइनेंशियल सेक्शन को देखा तो प्राइसेस बिल्कुल अब्सर्ड थे। स्रोत के मुताबिक टिकटों की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। सबसे महंगे टिकट की फेस वैल्यू $32,970 रखी गई है, जो कि इनसेन है। मैं फिर से दोहराऊंगी, लगभग $33,000। और कॉन्टेक्स्ट के लिए देखा जाए तो 2022 के फाइनल में सबसे महंगे टिकट की कीमत लगभग $1,600 थी। ये जंप इतना मैसिव क्यों है? क्योंकि फीफा को पता है कि उनका प्रोडक्ट क्या है और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी इनइलास्टिक है। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो ये समझ आएगा कि फीफा इस वर्ल्ड कप को सिर्फ एक खेल की तरह मार्केट नहीं कर रहा है। तो फिर किस तरह कर रहा है? वो इसे एक प्रीमियम लग्जरी नेटवर्किंग इवेंट की तरह पोजीशन कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में कॉर्पोरेट स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। वो इन $32,000 के टिकट्स को आम फैंस के लिए नहीं बेच रहे हैं, राइट, बल्कि उन कॉर्पोरेशंस और हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं जो स्वीट बॉक्सेस बुक करते हैं। पर इसका असर उन फैंस पर क्या पड़ रहा है जिन्होंने इस खेल को ग्लोबली इतना बड़ा बनाया है? स्रोत बताता है कि फैन ऑर्गेनाइजेशंस इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर से बेहद खफा है। उन्होंने इसे एक्सटॉर्शनेट और मॉन्यूमेंटल बिट्रेयल करार दिया है। और उनका गुस्सा बिल्कुल समझ में भी आता है। जो खेल हमेशा से वर्किंग क्लास का माना जाता था, आज एक आम परिवार के लिए उसे स्टेडियम में जाकर देखना एक गाड़ी खरीदने जैसा महंगा हो गया है। मुझे तो लगता है कि फुटबॉल का जेंट्रिफिकेशन हो रहा है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है, जेंट्रिफिकेशन। फैंस को लगता है कि जिन लोगों ने इस खेल की रूह को जिंदा रखा, उन्हीं को आर्थिक आधार पर स्टेडियम से बाहर किया जा रहा है। तो अगर लोग स्टेडियम नहीं जा सकते तो आम इंसान क्या करेगा? वो टीवी पे मैच देखेगा, राइट? पर स्रोत कहता है कि टीवी पर देखना भी अब इतना आसान नहीं रह गया है, खासकर इंडिया जैसे मार्केट में। एग्जैक्टली। इन्फोग्राफिक में क्लियरली लिखा है कि इंडिया में ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर एक बड़ा डेडलॉक चल रहा है। रिलायंस डिज्नी ने इसके प्रसारण अधिकार के लिए $20 मिलियन की जॉइंट बोली लगाई थी, जिसे फीफा ने नाकाफी बताकर ठुकरा दिया। हाँ, रिजेक्ट कर दिया। मेरा सवाल यह है कि फीफा इंडिया जैसे मैसिव मार्केट को इग्नोर करने का रिस्क क्यों ले रहा है, जहां 1 बिलियन से ज्यादा पोटेंशियल आईबॉल्स हैं? ये प्योरली बिजनेस मैकेनिक्स का खेल है। फीफा का एक बेसलाइन गारंटी मॉडल होता है। उन्हें लगता है कि इस ग्रैंड एक्सपेंशन के तहत उनका प्रोडक्ट पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर है। अच्छा, अगर वो इंडिया में $20 मिलियन एक्सेप्ट कर लेते तो वो ग्लोबल मार्केट में एक प्रेसिडेंट सेट कर देते, जिससे बाकी रीजन्स में भी ब्रॉडकास्ट राइट्स की कीमत गिर सकती थी। ओ समझी, उन्हें अपनी वैल्यू कम नहीं करनी। राइट। फीफा के लिए ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। उन्हें लगता है कि आखिर में ब्रॉडकास्टर्स झुकेंगे, पर इस पूरे स्टैंड ऑफ में आम दर्शक कोलैटरल डैमेज बन रहा है, जो शायद टूर्नामेंट लाइव देखने से ही वंचित रह जाए। तो हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां फाइनेंशियल बैरियर्स ने फैंस के सामने एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। पर स्रोत आगे बढ़कर एक और तरह की दीवार की बात करता है, फिजिकल बॉर्डर्स और जियोपॉलिटिक्स की दीवार। हाँ, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हमारा स्रोत कुछ ऐसे फैक्ट सामने रखता है जो बताते हैं कि खेल मैदान के बाहर चल रही राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम सिर्फ स्रोत की बातों को स्ट्रिक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इम्पार्शियल होकर। इन्फोग्राफिक के अनुसार वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और यूएस ईरान के खराब डिप्लोमेटिक रिश्तों की वजह से ईरान की पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत डिबेट हुई। सही कहा।
स्रोत में जिक्र है कि जब ड्रॉ और शेड्यूलिंग की बात आई तो कुछ आलोचकों ने सुझाव दिया था कि जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ईरान या तो टूर्नामेंट से विड्रॉ कर ले या फिर लॉजिस्टिक्स ऐसे सेट किए जाएं कि उनके सारे मैचेस मेक्सिको में हों। राइट। एग्जैक्टली, ताकि यूएस सॉइल पर कोई डिप्लोमैटिक ऑकवर्डनेस या सिक्योरिटी इश्यूज ना आए। लेकिन स्रोत ये भी कंफर्म करता है कि फीफा इन सुझावों पर नहीं झुका और उन्होंने तय किया है कि ईरान अपने ग्रुप मैचेस अमेरिका में ही खेलेगा। और यहाँ आकर ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जरा इसके बारे में सोचिए। हाँ, इसके लॉजिस्टिक्स सोचिए एक बार। एक आम खिलाड़ी या फैन को अमेरिका में घुसने के लिए वीजा, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बैकग्राउंड चेक से गुजरना पड़ता है। जब दो देशों के बीच ऑफिशियल डिप्लोमैटिक चैनल्स ही इतने हेविली स्ट्रेन्ड हो, तो एक पूरी नेशनल टीम, उनके सपोर्ट स्टाफ और उनके ट्रैवलिंग फैंस का होस्ट कंट्री में आना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होगा। बहुत बड़ा। ऐसा लगता है कि मैदान पर अपोजिंग टीम की डिफेंस लाइन क्रॉस करना इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करने से कहीं ज्यादा आसान होगा। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या सच में स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स कभी टोटली आइसोलेटेड रह सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अक्सर ये रोमांटिसाइज किया जाता है कि जब रेफरी सीटी बजाता है तो दुनिया की सारी जियोपॉलिटिक्स मैदान के बाहर रह जाती है, पर 2026 वर्ल्ड कप साबित कर रहा है कि मेगा स्पोर्टिंग इवेंट्स ग्लोबल डिप्लोमेसी का ही एक एक्सटेंशन बन चुके हैं। और ये जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस तक सीमित नहीं है। स्रोत में अमेरिका के घरेलू हालात यानी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पर भी चर्चा की गई है। हाँ, इन्फोग्राफिक इस पर भी डिटेल देता है। उसके अनुसार ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और कुछ आलोचकों ने वहां के करंट माहौल पर फियर्स ऑफ एक्सक्लूजन जताया है। विशेष रूप से उन्होंने इमिग्रेशन पर स्ट्रिक्ट कानूनों और प्रेस फ्रीडम तथा प्रोटेस्ट करने की आज़ादी पर लगी कुछ पाबंदियों पर चिंता व्यक्त की है। इन्फोग्राफिक इस बात को क्लियरली हाईलाइट करता है कि जब कोई देश एक ग्लोबल इवेंट होस्ट करता है तो उसके डोमेस्टिक लॉज और पॉलिसीज ऑटोमेटिकली माइक्रो स्कैनर के नीचे आ जाते हैं। वही तो। एक वर्ल्ड कप होस्ट करने का मतलब सिर्फ स्टेडियम देना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग कल्चर्स, मीडिया और ओपिनियंस को अपने घर में इनवाइट करना है। और जब रिस्ट्रिक्टिव लॉज और ग्लोबल स्क्रूटनी आमने सामने आते हैं तो ऐसी चिंताएं उठना स्वाभाविक है। $2000 की टिकट्स हों, ब्रॉडकास्ट फाइट्स हों या बॉर्डर्स पर जियोपॉलिटिक्स हों, ये सब टूर्नामेंट के बैकग्राउंड में चल रहा है। पर इन सब के बावजूद द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल, खेल तो होगा ही। खेल अपनी तय तारीखों पर खेला जाएगा। तो हम स्रोत पर वापस आते हैं और इन तारीखों और टूर्नामेंट के शेड्यूल के मैकेनिक्स को समझते हैं। इन्फोग्राफिक इसे क्लियर डेट्स के साथ मैप आउट करता है। स्रोत के अनुसार ये लंबा मैराथन 11 जून 2026 को शुरू होगा और क्योंकि अब 48 टीम्स हैं, ग्रुप स्टेज लंबा चलेगा, जिसके बाद सीधे राउंड ऑफ 32 शुरू होगा, जो कि 28 जून से 3 जुलाई तक खेला जाएगा, राइट? हाँ। फिर क्वार्टर फाइनल्स 9 जुलाई से 11 जुलाई तक होंगे और फाइनल मैच 19 जुलाई 2026 को होगा। अगर हम इसकी मैथमेटिक्स पर ध्यान दें तो 11 जून से 19 जुलाई ये लगभग 39 दिनों का टूर्नामेंट है। 39 दिनों में 104 मैचेस। अब एज अ व्यूअर ये सुनने में लगता है वाओ, एक महीने से ज्यादा रोज फुटबॉल। एज अ फैन तो ये मां लगता है, पर एक खिलाड़ी की बॉडी के हिसाब से इसका क्या मतलब है? ये नया 48 टीम फॉर्मेट उनके फिजिकल स्टैमिना को कैसे इम्पैक्ट करता है? यही सबसे बड़ा कैच है इस एक्सपेंशन का। पहले के 32 टीम फॉर्मेट में एक टीम ग्रुप स्टेज के बाद सीधे राउंड ऑफ 16 में आती थी। अब उन्हें राउंड ऑफ 32 भी खेलना होगा। मतलब एक एक्स्ट्रा मैच। एग्जैक्टली। इसका मतलब जो टीम फाइनल तक पहुंचेगी उसको चैंपियन बनने के लिए पहले से ज्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, और वो भी लगातार 39 दिनों तक, बिना किसी लंबे रेस्ट ब्रेक के। खिलाड़ियों के लिए लैक्टिक एसिड बिल्डअप और मसल रिकवरी का विंडो बहुत छोटा हो जाएगा। और सिर्फ मैचेस ही क्यों, ट्रैवल ज्योग्राफी को भी तो देखना पड़ेगा ना। पिछला वर्ल्ड कप कतार में था, जहां सबसे दूर के 2 स्टेडियम्स के बीच का फासला शायद 1 या 1.5 घंटे की ड्राइव का था। हाँ, बहुत कॉम्पैक्ट था वो। यहाँ स्रोत बताता है कि 16 होस्ट सिटीज पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं। एक टीम शायद मायामी में खेले, जहां ह्यूमिडिटी 90% हो, और 3 दिन बाद उनका अगला मैच मेक्सिको सिटी में हो, जहां एल्टीट्यूड 7000 फीट से ज्यादा है और हवा पतली है। एग्जैक्टली। क्लाइमेट जोन्स में इतना ड्रास्टिकली शिफ्ट करना ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता। जेट लैग, एल्टीट्यूड सिकनेस और अलग अलग टेम्परेचर्स खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालेंगे। राइट।
इसीलिए 19 जुलाई का फाइनल सिर्फ इस बात का टेस्ट नहीं होगा कि किसकी टेक्निक बेहतर है, बल्कि इस बात का टेस्ट होगा कि किस टीम के मेडिकल स्टाफ और फिटनेस कोचेस ने इस मैसिव फिजिकल मैराथन में अपने खिलाड़ियों को सर्वाइव करवाया है। तो इस डीप डाइव को एक जगह समेटते हुए ये क्लियर है कि स्रोत ये इन्फोग्राफिक हमें क्या बताना चाहता है। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप सच में एक ग्रैंड एक्सपेंशन है। 48 टीम्स और 104 मैचेस इसे फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे कोलोसल इवेंट बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस स्केल को अचीव करने के लिए खेल एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पर निकल पड़ा है जहां आम फैन एक्सटॉर्शनेट टिकट प्राइसेस और ब्रॉडकास्ट ब्लैकआउट्स जैसी फाइनेंशियल दीवारों का सामना कर रहा है। और फाइनेंशियल वॉल्स के साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और इमिग्रेशन पॉलिसीज का फ्रिक्शन इसे मॉडर्न स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे जटिल आयोजनों में से एक बना रहा है। खेल तो बड़ा हो रहा है, पर उसके आयोजन के चैलेंजेस और उनका प्रभाव भी उसी रेशो में बढ़ रहा है। सही कहा। पर इस सब को रैप अप करने से पहले मेरे दिमाग में स्रोत के उस टेक सेगमेंट को लेकर एक ख्याल आया है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। वो VAR डेटा सेंसर्स जो नई बॉल के अंदर लगे हुए हैं, जो पिच को 3D में मैप करके 100% फ्लॉलेस डेटा दे रहे हैं। जी हाँ, वो IMU सेंसर्स जो ह्यूमन एरर को पूरी तरह खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो सोचिए, जब बॉल के अंदर माइक्रोचिप्स हैं जो इम्पैक्ट ट्रैक कर रहे हैं, स्टेडियम में ऑटोमेटेड कैमरास पिच को मिलीमीटर तक मैप कर रहे हैं, हर ऑफसाइड और हर फाउल का डिजिटल एविडेंस रियल टाइम में जनरेट हो रहा है। हाँ, तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जहां वर्ल्ड कप में ऑन पिच इंसानी रेफरीज की जरूरत ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सिनेरियो है। जब एक मशीन त्रुटिहीन प्रिसिजन के साथ कॉल ले सकती है, तो शायद अगले चंद सालों में फील्ड पर रेफरी सिर्फ उस कंप्यूटर के फैसलों को अनाउंस करने के लिए ही रह जाएं। पर अगर ऐसा होता है तो क्या हम उस कंप्लीटली एरर फ्री परफेक्ट तकनीक के आगे फुटबॉल का वो पुराना जादू हमेशा के लिए खो देंगे? खेल की खूबसूरती अक्सर उसकी इम्परफेक्शन में होती है। वो रेफरी से बहस, वो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस जो सालों तक दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। वो ह्यूमन एलिमेंट, बिल्कुल। जब सब कुछ माइक्रोचिप्स और 3D सेंसर्स तय करने लगेंगे तो हम एक टेक्निकली फ्लॉलेस टूर्नामेंट जरूर देख पाएंगे, पर क्या वो अभी भी वही ब्यूटीफुल गेम रह जाएगा जिसे देखकर हम बड़े हुए थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसे मैं आज छोड़ के जा रही हूँ। इन्फोग्राफिक ने तो अपना डेटा दे दिया, पर खेल की आत्मा के बारे में फैसला करना बाकी है। सोचिए जरूर।